यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो वर्ष 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और ये किसने करी थी? तो ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और ये किस स्थान पर की गई थी? स्थान यहाँ पे बताना है। तो ये की गई थी देहरादून। देहरादून में श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1939 को। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल का उद्देश्य था टिहरी की जनता को टिहरी के कुशासन से, टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना इसका उद्देश्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल का उद्देश्य था टिहरी की जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी समता। समता पत्र का जो प्रकाशन किया गया था, ये क्या गया था? वर्ष 1935 में अल्मोड़ा से। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये क्या था? हरि प्रसाद टमटा ने। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि समता पत्र का प्रकाशन किसने किया था? यह समता पत्र के संपादक कौन थे? ये थे हरि प्रसाद टमटा। और कब किया था? वर्ष 1935 में अल्मोड़ा से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो चंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सोमचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, राजा सोमचंद चंद वंश के संस्थापक थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो जो दिल्ली के राजकुमार थे सुलेमान सिको, ये गढ़वाल कब आए थे? ये आए थे लगभग 1658-59 में गढ़वाल आते हैं। उन्हें जो गढ़वाल में शरण दी थी ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी। तो पृथ्वीपति शाह ने ही सुलेमान सिको को गढ़वाल में शरण दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सुलेमान शाह के साथ और कितने व्यक्ति यहाँ पे आए थे? कुल यहाँ पे कितने? 17 व्यक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 17 व्यक्ति यहाँ पे आए थे गढ़वाल में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो ये मिलते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो ये है कर्ण की। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कत्तूरी साम्राज्य को। कत्तूरी साम्राज्य को उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी प्रयोग करने वाला जो गढ़वाल का प्रथम राजा था यह था बलभद्र शाह। बलभद्र शाह ने ही सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यह शाह की उपाधि परमार या पंवार वंश को किसने दी थी? तो कहा जाता है जो दिल्ली सल्तनत के जो लोधी वंश के थे, कौन शासक थे? बहलो लोधी। बहलो लोधी के द्वारा ही बलभद्र शाह को उपाधि दी गई थी, यानी परमार वंश की उपाधि दी गई थी। और बलभद्र शाह पहले परमार वंश के पहले शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि अपने नाम के आगे धारण करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि किस वंश के द्वारा परमार वंश को यह शाह की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी लोधी वंश के बहलो लोधी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्तूरी नरेश का शासन था? तो सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्तूरी नरेश का शासन था? ये आपको बताना था। तो कत्तूरी वंश का अंतिम शासन कौन था? ये था ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव के समय ही सोमचंद का आगमन कुमाऊं में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मदेव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कत्तूरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? तो कत्तूरी वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे ब्रह्मदेव। उसके बाद कुमाऊं पर किसका शासन हो जाता है? सोमचंद का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो बताने कि वह चंद वंश का प्रथम शासक कौन था जो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने दिल्ली गया था? तो ये गया था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली दरबार में मूल्यवान वस्तु लेकर फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पे भेंट करते हैं। और इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी जाती है, जिसके बाद यह ज्ञानचंद यानी गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना गया। तो पूछा जाता है कि गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को किसने दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट शासक है बाज बहादुर चंद।
तो बाज बहादुर चंद दिल्ली दरबार में किसके समय गए थे? तो वो गए थे शाहजहाँ के समय, ये आपको ध्यान रखना है। तो शाहजहाँ के द्वारा ही बहादुर को यहाँ पे बाज बहादुर की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहाँ के द्वारा बाज बहादुर की उपाधि दी जाती है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ज्ञानचंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना करी थी। 44 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा जो अखबार का प्रकाशन हुआ था ये था 1871 में, इसके जो प्रथम संपादक बनाए गए थे ये बनाए गए थे बुद्धि बल्लभ पंत। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के जो अंतिम संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे? तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं बद्रीदत्त पांडे, और 1918 में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार यहाँ पे बंद हो जाता है। तो लगभग 48 वर्षों तक अल्मोड़ा अखबार चला था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, बुद्धि बल्लभ पंत ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1842 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली के किस गांव में पाषाणकालीन सावधान मिले? तो चमोली के किस गांव में पाषाणकालीन सावधान मिले थे? ये मिले थे मलारी गांव चमोली में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्तूरी शासकों की जो राजभाषा थी ये थी इनकी संस्कृत। संस्कृत इनकी राजभाषा यानी दरबारी भाषा थी, जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें, जो इनकी आमचाल बोलचाल की जो भाषा थी ये इनकी पाली भाषा थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो बताना है कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख था एक कौन सा था? ये था कालसी अभिलेख। जो किसका था? ये सम्राट अशोक था। अशोक ने यह अभिलेख कब यहाँ पे स्थापित कराया था? तो ये कहता है 257 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और कालसी किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी जो है यहाँ देहरादून में यमुना और टोंस नदी के संगम पर है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो यहाँ पे बताने की किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंधर्व की जाती है, यक्ष की जाती है, किन्नर की जाते हैं, शक की यहाँ पे हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में गणना नहीं की जाती। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? ये था महेंद्र चंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। महेंद्र चंद को किसने हराया था? हराया था गोरखों। गोरखों और महेंद्र चंद के बीच एक हवालबाग के साधारण से युद्ध होता है 1790 में, और 1790 में हवालबाग के साधारण से युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है महेंद्र चंद की हार होती है और कुमाऊं में यहाँ पे गोरखों का शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महेंद्र चंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अथवा आलमनगर के संस्थापक हैं। तो अल्मोड़ा अथवा आलमनगर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के द्वारा ही अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी। और पहले अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम क्या था? ये था आलमनगर। आलमनगर के नाम से इसने इसकी स्थापना करी थी बालो कल्याण चंद ने। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली नामक स्थान स्थित है। तो देखो, जो आंग्ल नेपाल के बीच जो संगोली की संधि हुई थी, जिसे सुगोली की संधि कहा जाता है, ये होती है 1815 में। और गोरखों द्वारा फाइनली संगोली की संधि कब स्वीकार की गई थी? तो ये की गई थी 4 मार्च 1816 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ये संगोली की संधि हुई थी, ये वर्तमान में बताने कि ये स्थान कहाँ पर है?
तो संगोली नामक जो वर्तमान में जो स्थान है ये कहाँ है, ये आपके बिहार में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था। तो 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था, इनमें आपको बताना है। तो ये विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का। कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है होता है वर्ष 1916। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है और वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। तो चंद वंश का वह शासक कौन था जो अकबर के समकालीन था। तो अकबर के समकालीन थे रुद्रचंद। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रुद्रचंद ने अकबर से कब भेंट करी थी, ये करी थी 1588 में। कहाँ करी थी, ये करी थी लाहौर। लाहौर में रुद्रचंद ने अकबर से भेंट करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अधीनता तो इसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी रुद्रचंद ने, और 1588 में इसने लाहौर में अकबर से भेंट करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला परमार वंश का दूसरा शासक कौन था। तो ये था महिपति शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिपति शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी उषा रागोदय। उषा रागोदय नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो महाभारत में गढ़वाल का वर्णन ये हुआ है उत्तर कुरु के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कुरु। तो महाभारत में गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये किया गया उत्तर कुरु शब्द का। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी अजय पाल। अजय पाल के द्वारा ही देवलगढ़ में अपने कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था। तो ये क्या था 1815। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त किया था, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। तो पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमवंत। तो पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या गया हिमवंत शब्द का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है वर्ष 1914 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था। तो पेशावर जो कांड हुआ था यह हुआ था वर्ष 1930। तो डेट सहित आपको ध्यान रखना है, 23 अप्रैल वर्ष 1930 को पेशावर कांड की घटना होती है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पेशावर कांड का नायक या हीरो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। तो कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था, यह था वर्ष 1948। सकलाना जो विद्रोह होता है, सकलाना विद्रोह तो वर्ष 1947 में होता है, उसी के अगले वर्ष 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन होता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। तो ये क्या था 1790। 1790 में ही गोरखों और जो चंद वंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद, इनके बीच में एक साधारण सा हवाल बाग के साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है और यहाँ पे कुमाऊं को उसी समय यहाँ पे कुमाऊं को जीता था 1790 में गोरखों ने, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल को कब जीता था गोरखों ने। तो गढ़वाल को जीता था 1804 में, ये आपको ध्यान रखना है।
1804 में जो देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे और 1804 में यहाँ पे गोरखों का शासन यहाँ पे स्थापित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्तूरी शासकों की जो शुरुआती राजधानी थी ये इनकी कार्तिकेयपुर नामक स्थान जोशीमठ में थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति माना जाता है, ये माना जाता है किरात को। तो देखो यह क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति किसे माना जाता है, तो होगा कोल। यदि ज्ञात जाति पूछी जाए, प्राचीन ज्ञात जाति पूछी जाए, तब आपका सही आंसर किरात होगा। यदि पूछा जाए कि केवल पूछा जाए कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति कौन सी मानी जाती है, तो मानी जाती है कोल, ठीक है। और ज्ञात जाति पूछी जाए तो ज्ञात होगा आपकी किरात। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगाराम व खीमादेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। तो गंगाराम व खीमादेव नामक दो जो भाई सगे भाई थे, ये होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाथ शक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कुमाऊं के कौसानी बागेश्वर के कौसानी में महात्मा गांधी ने लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक कौसानी में महात्मा गांधी रुके थे और इन्हीं 12 दिनों में अनाथ शक्ति योग नाम से गीता की भूमिका महात्मा गांधी ने यहीं पर लिखी थी। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्यारा लगता है और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया। तो पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कौसानी को। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कौसानी में ही महात्मा गांधी ने अनाथ शक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है चमोली। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद चमोली है, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली जनपद का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 8030 वर्ग किलोमीटर। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 8016 वर्ग किलोमीटर। यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। यदि राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है वह है चंपावत। चंपावत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी चमोली। चमोली में जो भूकंप आया था वर्ष 1999 1999 को चमोली में जो भूकंप आया था यह आया था 6.8 रिएक्टर स्केल का। और 1991 में उत्तरकाशी जनपद में भी आया था, तो उत्तरकाशी में आया था 6.6 रिएक्टर स्केल का। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी चमोली। चमोली में सर्वाधिक भूकंप आया था वर्ष 1999 में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप यहाँ पे आया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़िया स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़िया जो स्रोत कूप पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़िया स्रोत कूप पाए जाते हैं, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो इजी प्रश्न यहाँ पे रहेगा, बताने कि कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग यहाँ पे जिला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पिथौरागढ़। तो देखो नेपाल से उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा बनाते हैं, एक तो आपका पिथौरागढ़ हो गया और इसके अलावा है चंपावत और उधमसिंह नगर। ये 3 जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं।
और 3 जनपद बनाते हैं चाइना तिब्बत से। तो तिब्बत से कौन कौन से जनपद बनाते हैं सीमा? तो जो राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद आपको ध्यान रखने हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़। ये 3 तो आपके चाइना तिब्बत से बनाते हैं, और नेपाल से बनाते हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यह नंदा देवी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी की जो हाइट है ये है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर नंदा देवी की हाइट है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है कामेट। कामेट की जो हाइट है वह है 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है नंदा देवी पूर्वी। ये वाले है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी जो है ये राज्य की सबसे ऊंचा क्या पर्वत शिखर है। तीसरे नंबर पर आते हैं नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी पूर्वी की हाइट कितनी है? वह है 7,434 मीटर। चौथे नंबर पे आता है माणा। माणा की जो हाइट है वो है 7,272 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ऊंचा कौन सा होगा? वो आपका नंदा देवी है जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी यहाँ पे ऊंचाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है या कौन सी सिटी जानी जाती है? तो ये जाना जाता है मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है? तो किंगरी बिंगरी नीति सैल साल धर्मा ये राज्य में दर्रे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं ये है आपके हल्द्वानी के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी के पास है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह शिमला दर्रा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे रखे हैं। वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? तो देखो, भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962, इससे पहले जो चाइना तिब्बत से व्यापार होता था ये किन दर्रों से होता था? तो ये होता था पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ के जो लिपुलेख दर्रा हो गए, इन दर्रों से क्या होता था? चाइना तिब्बत के बीच व्यापार होता था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ के दर्रों से ही यहाँ पे क्या होता था? व्यापार होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1962 में भारत चाइना का युद्ध होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या व्यापार बंद हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे हो गए। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो आपकी है नंदा देवी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ स्थित है। तो इजी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं बद्रीनाथ कहाँ है? तो बद्रीनाथ चमोली जनपद में आता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और केदारनाथ कहाँ है? तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में। और गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ हो गए? ये आपके उत्तरकाशी में हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। तो देखो, राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पूछी जाए या राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंदा देवी ही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नंदा देवी। नंदा देवी ही राज्य की सबसे ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है। तो देखो, आप लोग जानते हैं जो फूलों की घाटी यह चमोली जनपद में है। और यहाँ पे क्या बताने, यहाँ बताने कि किस हिमालय क्षेत्र में आती है। ये तो आप लोग जानते हैं कि यह चमोली जनपद में है। तो यहाँ पे बताने कि कौन से हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी ये आती है बृहद हिमालय क्षेत्र में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद हिमालय क्षेत्र। तो देखो बृहद हिमालय के अन्य नाम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बृहद हिमालय को ही उच्च हिमालय, महा हिमालय, आंतरिक हिमालय भी बृहद हिमालय को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य में जो दून कहा जाता है ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेदता जोन में आता है। तो अत्यधिक भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेदता जोन में कौन सा क्षेत्र आता है। यहाँ पे हिमालय क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है, मध्य हिमालय क्षेत्र है कि बृहद हिमालय क्षेत्र है, बाह्य हिमालय क्षेत्र है, झीलों के तटवर्ती क्षेत्र हैं। तो देखो जो सर्वाधिक भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेदता जोन में आता है, ये आता है बाह्य हिमालय क्षेत्र, क्योंकि बाह्य हिमालय क्षेत्र में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। और बाह्य हिमालय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, शिवालिक हिमालय क्षेत्र। तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र ऑप्शन में दिया जाए या बाह्य हिमालय क्षेत्र दिया जाए तो एक ही है। और इसी हिमालय क्षेत्र में क्या सर्वाधिक वर्षा होते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा होते हैं तो यहाँ पे क्या भूस्खलन आने के चांसेस क्या ज़्यादा होते हैं। तो अत्यधिक सुबेदता जोन में जो आता है ये आता है बाह्य हिमालय क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बाह्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के मामले में क्या अत्यधिक सुबेदता जोन में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो यह प्रश्न एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। बी वाली इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, थांगला। थांगला दर्रा उत्तरकाशी जनपद में उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तरकाशी में अन्य दर्रे में थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग हो गया और सागचोकला, ये चारों दर्रा उत्तरकाशी जनपद में जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा किनके बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश है ये आती है आपकी किसके बीच में आती है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या क्या हैं। तो यह प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। तो ये कारण यहाँ पे माने गए वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। तो राज्य में बाढ़ आने के जो सबसे प्रमुख कारण है ये भूस्खलन भी है और अतिवृष्टि भी है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है। तो ये रखा गया है जोन 4 और जोन 5। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखो राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, वो आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र है, जिसे शिवालिक हिमालय क्षेत्र। तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र का ही अन्य नाम बाह्य हिमालय क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होते हैं बाह्य हिमालय क्षेत्र में होते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बाह्य हिमालय की जगह पे शिवालिक हिमालय क्षेत्र के ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो यह नरेंद्र नगर टिहरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नगर टिहरी औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो देखो पहले इसको यहाँ पे समझ लो कि पूर्णतः आंतरिक जिले किन्हें कहा जाता है। तो आंतरिक जिले वो होते हैं जो ना तो किसी देश या ना तो किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं। तो ये होते हैं आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिले उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं। एक आपका टिहरी है,
रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर और अल्मोड़ा। 2 तो आपके गढ़वाल मंडल के टिहरी और रुद्रप्रयाग, और 2 है आपके कुमाऊं मंडल के बागेश्वर अल्मोड़ा। ये 4 जिले आंतरिक जिले हैं। ये ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं। ये क्या है, ये पूर्णतः आंतरिक जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टिहरी भी यहाँ पे ऑप्शन में, रुद्रप्रयाग भी है, बागेश्वर भी है और अल्मोड़ा भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये चारों जिले क्या है, पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये बनाता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ चाइना तिब्बत से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है पिथौरागढ़। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे बताने की कौन सा कस्बा या जो शहर है ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो रुड़की हो गया, लक्सर हो गया, खानपुर, चानापुरी और मंगलोर और लांदौर, ये सभी कहाँ है, आपके हरिद्वार जनपद में आते हैं। हरिद्वार जनपद क्या है, एक मैदानी जनपद है। राज्य में 2 ही मैदानी जनपद है, एक आपका उधमसिंह नगर है और एक आपका हरिद्वार है। तो ये जो सभी ये शहर कहाँ आते हैं आपके, ये जो कस्बे हो गए, ये कहाँ आते हैं, आपके हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी सभी। ये सभी क्या है, मैदानी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, औरंगाबाद हो गया, ज्वालापुर हो गया, सितारगंज हो गया, बाजपुर हो गया, काशीपुर और खटीमा। तो काशीपुर, खटीमा हो गया, औरंगाबाद हो गया, ज्वालापुर हो गया, सितारगंज और बाजपुर। तो ये सभी क्या आते हैं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हैं। ये किस क्षेत्र में बसे हैं, तो ये बसे हैं तराई क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। तो देखो, जो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है ये है 750 से लगभग 1250। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 750 से 1300 मीटर। ये यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, तो यह मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद विषय कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का पाद बिंदु किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिवालिक श्रेणी को। अन्य नाम क्या है, बाय हिमालय हो गया और बाय हिमालय को, और हिमाचल के नाम से भी किसे जाना जाता है, शिवालिक श्रेणी को। बाय हिमालय, हिमाचल और इसे क्या, हिमालय का पाद प्रदेश से कहा जाता है। और प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम क्या है, इसका मैनाक पर्वत है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माना दर्रा स्थित है। तो यहाँ पे राज्य बताने के कौन से राज्य में माना दर्रा है। तो माना दर्रा कहाँ है, तो माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में ही माना दर्रा है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है। तो राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध दून है यह है देहरादून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून ही राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल व धर्मा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी दर्रे हैं। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, दर्रे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधातौली श्रेणी अंग है। तो देखो, उत्तराखंड का जो पामीर कहा जाता है ये कहा जाता है दूधातौली श्रेणी को। तो देखो, जो दूधातौली श्रेणी, इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में दूधातौली श्रेणी का फैलाव है। तो पूछा जा सकता है कि दूधातौली श्रेणी का फैलाव कितने जनपदों में है, तो 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। और ये दूधातौली श्रेणी से 5 नदियाँ से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और बोनू नदी। पश्चिमी रामगंगा हो गई,
पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटाघाट और बोनो नदी, ये 5 नदी यहाँ से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पामीर जो दूधा तौली श्रेणी है, यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है, तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे बताना जो उत्तराखंड का पामीर दूधा तौली श्रेणी है, ये किस हिमालय क्षेत्र का अंग है। तो यह जो आता है ये आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो अन्य नाम है वो है लघु हिमालय। तो आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, तो एक ही है, ठीक है। ऑप्शन में आपको लघु हिमालय भी देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का जो पामीर है यह लघु हिमालय का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। तो यहाँ पे भी हिमालय श्रेणी बताने की, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो यहाँ पे मध्य हिमालय लघु हिमालय का अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य हिमालय लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानीखेत पर्वत श्रेणी जो है ये भी क्या है, ये भी लघु हिमालय मध्य हिमालय का भाग है। इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो अब हमने क्या देखा, उत्तराखंड का जो पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी हो गया, और पहाड़ों की रानी मसूर होगा रानीखेत, ये सभी किस में आते हैं, आपके मध्य हिमालय में आते हैं। और जो आपके फूलों की घाटी आते हैं बृहद हिमालय क्षेत्र में, ये आपको ध्यान है, केवल फूलों की घाटी आती है बृहद हिमालय में। और रानीखेत हो गया, पहाड़ों की रानी मसूर होगा, और दूधा तौली श्रेणी किस में आते हैं, मध्य हिमालय लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है। तो हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है, तो ये रहता है महा हिमालय का। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको बताया तो महा हिमालय का अंतिम नाम क्या है, महा हिमालय हो गया, उच्च हिमालय हो गया, आंतरिक हिमालय हो गया, और इसे हिमाद्री के नाम से भी से जाना जाता है। तो ये महा हिमालय के अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये वर्ष भर क्या है, हिम आच्छादित यानी बर्फ से ढका रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो बताना है कि इनमें से बताना कि किसके कारण यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, यानी किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो सर्वाधिक जो विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, ये पड़ सकता है भूकंप का। देखो यदि भूकंप आएगा तो भूकंप से क्या होगा, हिमस्खलन होगा, और हिमस्खलन होगा तो उससे क्या आएगा, उससे भूस्खलन होगा, और भूस्खलन आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी प्रभाव हो सकता है वो हो सकता है भूकंप का। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो लघु हिमालय जो है ये आता है आपके शिवालिक हिमालय और महा हिमालय, शिवालिक और महा हिमालय के मध्य ही आपका लघु हिमालय है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लघु हिमालय का मैंने अन्य नाम क्या बताया था, लघु हिमालय का अन्य नाम है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय पूछा जाए, लघु हिमालय पूछा, या शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपके देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है। तो देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है यह उत्तरकाशी जनपद में है, और यह उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो यहाँ पे राज्य बताने कि किन दो राज्यों के मध्य में श्रृंगकंठ दर्रा है। तो उत्तरकाशी जनपद में, तो इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी उत्तराखंड की जगह पे उत्तरकाशी दे देता है। तो उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की। यहाँ पे देखेंगे, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में, और यह उत्तरकाशी को किससे जोड़ता है, तो थांगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग हो गया, साकचुगला, ये सभी दर्रे उत्तरकाशी में जो कि उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। तो बिल्कुल सही है, जो राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र है क्या है, अधिक आबादी वाला है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय क्षेत्र कहा जाता है,
और यह क्या है, सर्वाधिक वन आच्छादित है। भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो भाबर क्षेत्र है यह क्या है, नदियों द्वारा लाए गए जो मोटे पत्थर कंकड़ होता है इन्हीं से क्या बनता है, भाबर क्षेत्र बनता है। तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे यहाँ पे कोड दे रखे हैं तो सभी यहाँ पे सही है, ए बी सी यहाँ पे सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे सही है, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंपावत का 1733, देखो चंपावत का 1733 नहीं बल्कि कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर है। तो बी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखे हैं। उत्तरकाशी का 8016 है, ये बिल्कुल सही है। और पिथौरागढ़ का 7090 वर्ग किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो जो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो चमोली ही है, और चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद तो चमोली है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है चंपावत। चंपावत का 1766 है और चमोली का 8030 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पे बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो बी वाला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है ये आपको बताना है, पूर्व मध्य भाग में कि पश्चिम मध्य भाग में कि उत्तर मध्य भाग में कि दक्षिण मध्य भाग में। तो उत्तराखंड हिमालय के पूर्व मध्य भाग में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 86.07%, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। 86.07% भाग तो पर्वतीय है, और मैदानी भाग कितना है, तो मैदानी भाग है 13.93% क्या है, पर्वत यानी मैदानी भाग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर राज्य में क्या है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो यहाँ पे बताना कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना यानी किस महीने में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना का दृश्य देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मसूरी में, और ये देखने को मिलता है दिसंबर और जनवरी, केवल 2 महीने यहाँ पे देखने को मिलता है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाले से यहाँ पे बी कर देना, बी यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलते हैं। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है मसूरी में, बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य और कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पूर्व में काली नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र। तो देखो पूर्व में तो काली नदी सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर में तिब्बत हिमालय से बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम में यमुना नदी, देखो पश्चिम में यमुना नदी नहीं होगी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है उत्तरकाशी के यमुनोत्री कांठा नामक हिमनद से। तो उत्तरकाशी किस में आता है, आपके उत्तर में आता है। पश्चिम में निकल के किस में आता है, उत्तर में। तो ये कहाँ से बनाएगी, यमुना नदी कहाँ से बनाएगी, तो बनाएगी उत्तर से। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से सीमा बनाता है, उत्तराखंड के 2 जनपद सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी बनाता है और देहरादून। उत्तर प्रदेश से भी राज्य के 5 जनपद सीमा बनाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और आपका उधमसिंह नगर। ये 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और नेपाल से भी कितने बनाते हैं, नेपाल से भी 3 जनपद बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर।
हरियाणा से उत्तराखंड का कोई भी जनपद सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे यही बताना दें कि कौन सा देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है उत्तराखंड से, तो हरियाणा जो प्रदेश है उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से राज्य के 2 जनपद सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश से 5 बनाते हैं और नेपाल से 3 बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से राज्य के 5 जनपद सीमा बनाते हैं। 5 कौन कौन से हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, उधमसिंह नगर है और आपका पौड़ी गढ़वाल है। ये 5 जनपद आपको ध्यान रखने हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है यह है चंपावत। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना है इसका, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, यह है 1766 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या है, ये आपका है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ जो है ये नर व नारायण पर्वतों के मध्य है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नर व नारायण किसके प्रतीक माने जाते हैं, तो नर व नारायण पर्वत ये विष्णु और अर्जुन के प्रतीक माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य है, तो फूलों की घाटी नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है। तो किंगरी बिंगरी नीति माणा ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, दर्रे हैं। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ये होती है आपके बाह्य हिमालय क्षेत्र। बाह्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो सर्वाधिक जो सीमा स्पर्श करती है ये करते हैं पौड़ी। पौड़ी की 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ जो संबंधित है ये है सुंदरलाल बोगड़ा से। सुंदरलाल बोगड़ा ने ही यह नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बोगड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है यह है शिमला दर्रा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंदौर दून किस जनपद में है, ये आपके हैं नैनीताल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ में जल आपदा कब आई। तो केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी ये आपको बताना है। तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को। तो जून 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जून 2013। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ऑपरेशन सूर्यहॉप। देखो जो ऑपरेशन सूर्यहॉप है इसका जो संबंध है यह है जब केदारनाथ में जून 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, तो जहाँ पे लोग वहाँ पे फंसे थे तो उन्हें निकालने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन सूर्यहॉप यहाँ पे चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि केदारनाथ आपदा में वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सूर्यहॉप। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि कितना परसेंट है पर्वतीय, तो यह है 86.07% यहाँ पे पर्वतीय भाग है और 13.93% क्या है मैदानी भाग है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो बी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो दर्रा है ये आपके चमोली जनपद में है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो रिपीटेड प्रश्न है, 7 जनपदों के साथ कौन सा जनपद सीमा बनाता है? तो ये बनाता है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। तो मुजफ्फरनगर गोलीकांड जिसे रामपुर तिराहा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1969। 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खटीमा कांड। तो खटीमा कांड कब होता है? तो खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। बिल्कुल सही है। खटीमा कांड जो होता है 1 सितंबर 1994 को होता है। बिल्कुल सही है। मुजफ्फर कांड, तो मुजफ्फर कांड भी ये कब होता है? 2 अक्टूबर 1994 को होता है। ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। देखो, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 की कब होता है? ये होता है 2 सितंबर 1994 को। तो बी सी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। काला दिवस 1 सितंबर 1994। देखो, जो खटीमा कांड है इसे ही काला दिवस के रूप में मनाया गया था 1 सितंबर को। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक हुई। तो गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 3 नवंबर 2012। 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक होती है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? तो गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का जो औपचारिक शिलान्यास किया गया था ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और कब करी थी? ये करी थी वर्ष 1939 में। और कहाँ करी थी? ये करी थी देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गए थे, किस जो श्रीदेव सुमन थे इन्होंने प्रजा मंडल की स्थापना किस स्थान पर करी थी? तो ये करी थी देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो यक्ष हो गया, नाग होगा और किन्नरे क्या है उत्तराखंड की प्राचीन जाति है। और खासी यहाँ पे कोई भी प्राचीन जाति नहीं है। तो सी वाला इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सी वाला इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1804। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था गोरखों और प्रदुमन शाह के बीच में होता है। कहाँ होता है? देहरादून। देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में 14 मई 1804 को एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें जो गढ़वाल के राजा थे प्रदुमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं। और 1804 में यहाँ पे गोरखों का शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है गढ़वाल में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
और कुमाऊं को कब जीता था गोरखों ने? तो कुमाऊं को जीता था 1790 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगोली की संधि हुई थी। तो देखो संगोली की संधि या जिसे सुगोली की संधि भी कहा जाता है, ये होते 1815 में। तो देखो जब पूर्ण ऐसा पूछा जाए कि संगोली की संधि गोरखों द्वारा कब स्वीकार की गई थी, तो ये स्वीकार करी गई थी 4 मार्च 4 मार्च और 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 को पूर्ण रूप से गोरखों द्वारा संगोली की संधि स्वीकार की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि केवल पूछा जाए कि संगोली की संधि कब हुई थी, तो यही 1815 में होते हैं। डी और इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कनकपाल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंशों की जो शुरुआती राजधानी थी, ये कहाँ थी? ये थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ चमोली में थी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो कौन थे? अजयपाल। जो परमार वंश के 37वें शासक थे अजयपाल। अजयपाल ने 1512 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देवलगढ़। 1512 में तो अजयपाल ने देवलगढ़ बनाई थी और 1517 में इसने पुनः एक बार अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम जो इनकी राजधानी कहाँ थी? टिहरी। टिहरी में किसने बनाई थी? ये बनाई थी सुदर्शन शाह ने, ये भी आपको ध्यान रखना। कब बनाई थी? 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, यहाँ पे बताना है। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित किस यहाँ पे जनपद बताना है? तो किस जनपद में चांदपुरगढ़ थी? आपके चमोली में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो डोला पालकी जो आंदोलन होता है ये टिहरी क्षेत्र में होता है। और कब हुआ था? ये होता है वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में होता है और ये शिल्पकार दलितों से संबंधित था। और इसका जो नेतृत्व क्या था? ये क्या था? जयानंद भारती ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। डोला पालकी जो आंदोलन था यह विशेषता क्या था? शिल्पकार दलितों से संबंधित था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर उधमसिंह नगर में जो प्रेम सभा की स्थापना करी थी, ये करी थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी। और कब करी थी? ये करी थी वर्ष 1914। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, यहाँ पे क्या बताना है? स्थान बताना है कि किस स्थान में क्या सकलाना विद्रोह हुआ था। तो सकलाना विद्रोह टिहरी राज्य में होता है। कब होता है? ये होता है आपके वर्ष 1947। वर्ष 1947 में सकलाना विद्रोह होता है। और वर्ष 1948 में कीर्ति आंदोलन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टिहरी में होता है। जब क्या था? टिहरी राज्य क्षेत्र था, ठीक है। तो उस समय पे सकलाना विद्रोह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो लाखों गुफा कहाँ है? तो लाखों गुफा किस जिले में? तो लाखों गुफा अल्मोड़ा जिले में। और इस गुफा की खोज किसने करी थी? तो इस गुफा की खोज MP जोशी ने 1968 में करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और लाखों गुफा किस नदी के तट पर है? तो यह सुयाल नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय किसने लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको गढ़वाल कब आया था? यह था लगभग 1658-59 में गढ़वाल में आया था। और इसे गढ़वाल में किसने शरण दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सुलेमान सिको को गढ़वाल में शरण किसने दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और सुलेमान सिको के साथ गढ़वाल और इनके साथ कितने आए थे? ये आए थे 17 लोग इनके साथ आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था क्रांतिवीर संगठन से। तो देखो जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति का असर राज्य में भी देखने को मिलता है। और जो कालू मेहरा था, इन्होंने क्या कहता? कुमाऊं क्षेत्र यानी बिसुंग लोहागढ़ चंपावत के थे कालू मेहरा। और इन्हें क्या क्या था? कुमाऊं क्षेत्र में एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या था? विद्रोह किया था। इसीलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, ठीक है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? होगा क्रांतिवीर नामक संगठन से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परदुमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए? तो परदुमन शाह जो किस युद्ध में यहाँ पे लड़ते हुए किस में यहाँ पे शहीद हुए थे? ये होते खुड़बुड़ा युद्ध। खुड़बुड़ा युद्ध कब होता है? ये होता है 14 मई 1804।
14 मई 1804 को ही खुड़बड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें क्या प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के परमार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक हो गए आपके कनकपाल, और जो परमार वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गौरखियानी प्रतीक है। तो देखो, जो उत्तराखंड में गोरखों का शासक रहा था, इसे ही यहाँ की भाषा में गौरखियानी यानी गौरख्याली कहा गया। ठीक है, तो यहाँ किसका प्रतीक है? तो यहाँ क्रूरता का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूरता का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखो, प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो प्रजा मंडल की स्थापना होती है 1939 को। ठीक है, 1939 में तो प्रजा मंडल की स्थापना होती है, और किसने करी थी? ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रजा मंडल का जो उद्देश्य था ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो टिहरी की जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना ही प्रजा मंडल का उद्देश्य था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो राज्य से पांडुकेश्वर ताम्रपत्र यहाँ से मिले हैं, इस यहाँ किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे पाली भाषा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा से। और किस वंश से इसका संबंध है? तो ये कत्तूरी वंश से। ये आपको ध्यान रखना है। यदि शासक पूछा जाए तो शासक कौन है? तो ये आपके ललित देव हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया? ये कहा गया केदारखंड। तो केदार खंड के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और कुमाऊं के लिए क्या कहा गया? कुमाऊं के लिए कहा गया मानस खंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। 2 तो आपके हैं, स्कंद केदार खंड है और मानस खंड है। इनके अलावा जो 3 खंड है, एक आपका नेपाल खंड हो गया, एक आपका जलांधर है, और एक आपका कश्मीर खंड है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो राज्य से जो अल्मोड़ा मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये इनकी पहचान की गई कुणिंद वंश से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुणिंद वंश। कुणिंद वंश से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो कालसी का शिलालेख संबंधित किससे है? या किससे संबंधित है? तो यह सम्राट अशोक से है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी अभिलेख। तो यह अभिलेख अशोक का कब का है? तो अशोक ने यह अभिलेख स्थापित किया था 257 ईसा पूर्व में। 257 ईसा पूर्व में अशोक ने कालसी में अपना एक अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। और इस अभिलेख में अशोक ने यहाँ घोषणा करी थी कि उसने राज्य में हर स्थान पर पशुओं की चिकित्सा तथा मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, तथा इसमें हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, और इसमें जो उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र के इसमें अपराध शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस अभिलेख की जो खोज करी थी, ये करी थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज करी थी। और कालसी किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी टॉस और यमुना नदी के संगम पर देहरादून में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरियों की दरबारी भाषा थी। तो देखो, जो कत्तूरियों की दरबारी भाषा थी ये थी संस्कृत, जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था कत्तूरी राजाओं का। तो इनकी जो दरबारी भाषा क्या थी? ये संस्कृत। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें, जो इनकी आम चाल की जो भाषा थी, ये क्या थी? ये थी आपकी पाली। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन कत्तूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्तूरी राजाओं की जो कुल देवी थी ये थी नंदा देवी। नंदा देवी की पूजा करते थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कनकपाल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अपना शासन कब स्थापित किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1813, 1817, 1814। तो कब किया था? ये क्या था? 1815 में। तो यहाँ पे डेट सही आपको ध्यान रखना है। जो ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अपना शासन कब स्थापित किया था? तो ये क्या था? 21 अप्रैल 1815। तो आपको डेट सही ध्यान रखना है, 21 अप्रैल 1815 को
ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अपना शासन स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पे जनपद बताना कि किस जनपद या स्थान से कुल्ली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। तो कुल्ली बेगार आंदोलन कब हुआ था, ये होता है आपके 13-14 जनवरी 1921। 13-14 जनवरी 1921 को क्या होता है, कुल्ली बेगार आंदोलन होता है। यह होता है आपके बागेश्वर में। बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इन तीनों के नेतृत्व में कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व होता है। और जो सरयू नदी है, यहाँ पे जितने भी कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे वो इन्होंने इसी सरयू नदी में बहा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बागेश्वर जनपद में हुआ था कुल्ली बेगार आंदोलन 1921 में। डेट पर आपको ध्यान रखना है, कब होता है, 13-14 जनवरी 1921 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र। सल्ट कहाँ है, तो आपके अल्मोड़ा में जो सल्ट की घटना हुई थी, ये होती है 5 सितंबर 1942। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है। और इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने से कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्ट की घटना को किसने कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। तो देखो पूछा जाए कि कुमाऊं का बारदोली या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए, तब आपका सही आंसर होगा सल्ट। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है वर्ष 1916 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया था, कुमाऊं परिषद का विलय ये किया गया था वर्ष 1926 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1926 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो चैतू तथा माणकू जो गढ़वाल शैली के काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार है, और इन्हें अपने दरबार में आश्रय किस राजा ने दिया था, तो ये दिया था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे चैतू तथा माणकू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनकपाल किस वंश का शासक था। तो कनकपाल किस वंश का शासक था, ये था परमार या पंवार वंश का। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, परमार या पंवार वंश के जो संस्थापक थे ये थे कनकपाल ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, ये थे मानवेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा पूछा जाए, या पंवार वंश या परमार वंश के अंतिम राजा पूछा जाए, तो सही आंसर क्या होगा, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ही टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किया जाता है 1 अगस्त 1949 को, और इसे उत्तर प्रदेश के एक जिला बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दूं, डोला पालकी आंदोलन हुआ था, यह शिल्पकार दलितों से संबंधित था, और इसका नेतृत्व जो किया था, ये क्या था, जयानंद भारती ने। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जयानंद भारती। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मानस खंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मानस खंड। ठीक है, और गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है, तो गढ़वाल के लिए कहा गया केदार खंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो उत्तराखंड पर जो शासन करने वाला जो प्रथम ऐतिहासिक वंश है, ये आपका कार्तिकेयपुर वंश ही है, और इसके जो संस्थापक थे ये थे बसंत देव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बसंत देव। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तब यानी टिहरी रियासत के राजा कौन थे, यानी टिहरी के अंतिम राजा कौन थे, तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पूछा जाए कि भारत जब आज़ाद हुआ था या टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, या परमार या पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो एक ही आंसर होगा मानवेंद्र शाह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो कालसी अभिलेख किसका है, तो यह अशोक। अशोक किस वंश से थे, ये आपके मौर्य वंश से थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। तो देखो 9 नवंबर 2000 को तो उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है,
और उत्तराखंड शासन द्वारा जो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था, ये किया गया था वर्ष 2001 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है यह फुटबॉल, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है यह है फुटबॉल, और फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2011 में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, जो उत्तराखंड की राज्य भाषा वो है हिंदी भी है और संस्कृत भी है। पहले तो यहाँ पे हिंदी राज्य भाषा थी और संस्कृत को भी यहाँ पे द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था 2010 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ए व बी। इसे यहाँ पे एंड कर देना, ए एंड बी दोनों क्या जो है इस पे यहाँ पे क्या है, दोनों राज्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो संस्कृत को जो द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था जनवरी 2010 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है? तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य गीत है ये है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत लिखा गया है ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शिक्षक है, ये एक अध्यापक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शिक्षक से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखो, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 6 फरवरी 2016 को, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस गीत के जो चयन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसे कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 6 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? तो उत्तराखंड राज्य को मान्यता दी गई थी 6 फरवरी 2016 को, सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? तो उत्तराखंड राज्य में जो धुन यानी अपनी आवाज़ दी थी ये दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। इसे यहाँ पे कहना है बी एंड सी, यानी दोनों यहाँ पे हो जाएगी। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने उत्तराखंड राज्य गीत में अपनी आवाज़ दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो हेमंत बिष्ट अभी मैंने आपको बताया था, जो इनका जो संबंध है ये क्या है, एक शिक्षक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक कार्य से इनका क्या है, संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है इसके जो गायन की जो अवधि है यह है 9 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो शासकीय कार्यों में किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य चिन्ह का। राज्य चिन्ह का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है? तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है और उसके नीचे 4 गंगा की लहरें दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत चोटी पूछा जाए तो पर्वत चोटी तो 3 है और उसके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? तो हैं 4 लहरें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो जो राज्य चिन्ह है उसके जो बीच वाली चोटी है उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है और उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो बीच वाली जो चोट है इसमें क्या है, अशोक की लाट क्या है, अंकित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियाँ के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं, वह है 4 लहरें। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कितनी लहरें, 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकीय चिन्ह किस रूप में है। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसका जो आकार है ये किस रूप में हमें देखने को मिलता है, इसका जो आकार है यह समचतुर्भुज। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सो सत्यमेव जो लिया गया है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई। तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी। तो ये घटना हुई थी 17-18 अगस्त 1998 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दून घाटी किस जिले में स्थित है। तो दून घाटी आपके देहरादून में ही है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि हरका दून बुग्याल कहाँ है। तो हरका दून पूछा जाए तो हरका दून तो उत्तरकाशी में है, यदि दून घाटी पूछा जाए तो दून घाटी देहरादून में है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। यानी बताने की भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं उपोष्ण प्रकार की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो देख सकते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ पे यूके पीसीएस में भी पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था 2017 में। तो भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्श उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो बताना है कि जो कौन सा यहाँ पे गिरिद्वार यानी जो दर्रा है उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में है, माणा दर्रा भी उत्तराखंड में है, शिमला दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन डी। डिप्सा दर्रा कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो लिपुलेख उत्तराखंड में, माणव है, शिमला भी। यहाँ पे ये बताना कि उत्तराखंड में कौन सा है, नहीं है। तो डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मात्री गुजरते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जो मानसरोवर यात्रा होते हैं कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं। धर्मात्री मतलब जो यात्री होते हैं, जो मानसरोवर यात्री होते हैं किस दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो गुजरते हैं जो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़, इस पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर यात्री गुजरते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है यह है 6904 मीटर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लंपिया धुरा जोड़ता है। तो देखो जो लंपिया धुरा ये कहाँ है, ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है लंपिया धुरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। तो देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये उत्तरकाशी जनपद में, और ये उत्तरकाशी को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो कभी कभी उत्तरकाशी की जगह पे उत्तराखंड भी देखने को मिलता है कि बताने के कौन से राज्यों को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये जोड़ता है उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से। जनपद पूछा जाए तो जनपद है उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थांगला, डंगरीला, नेलांग और लमलंग है। तो थांगला होगा, डंगरीला, नेलांग, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, दर्रे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्रे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है ये चमोली जनपद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली जनपद में दूनागिरी ग्लेशियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पे रिपीटेड भी होगा। ये वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था और कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2018 में भी पूछा गया था। तो पंचाचूली शिखर की हाइट कितनी है, ये है 6904 मीटर। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कामेट शिखर की ऊंचाई है।
तो कामेर शिखर जो है ये उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। उसकी जो हाइट है ये है 7,756 मीटर। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोट है वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। और दूसरे नंबर पे आते हैं कामेर शिखर, जिसकी हाइट है 7,756 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो है चमोली। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि चमोली जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 8,030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8,016 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर इन्हीं में कन्फ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, इसकी लंबाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये क्या है? कामेर शिखर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाइट तो मैंने आपको बताए थे कितनी इसकी हाइट, ये है 7,756 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर क्या है? नंदा देवी की हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है यह पिथौरागढ़। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला तो पिथौरागढ़ है। यदि सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है देहरादून। उत्तरी जिला आप लोग जानते हैं, उत्तरी जिला तो उत्तरकाशी है और दक्षिणी जिला कौन है? यह उधमसिंह नगर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 5 जनपद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। कौन कौन से हैं? तो राज्य के जो सबसे बड़े 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, ये तीनों तो किससे बनाते हैं सीमा? ये बनाते हैं चाइना तिब्बत से। और जो आपके 3 है, आपके पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधमसिंह नगर, ये किससे बनाते हैं सीमा? तो ये बनाते हैं आपके नेपाल से। तो देखो जिसमें पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ चाइना से भी सीमा बनाता है और किससे? नेपाल से भी बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे कितने जनपद हो जाते हैं? ये हो जाता है 5। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो आपका कौन सा बनाता है? पिथौरागढ़ ही बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे थे प्रश्न, 35 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।